इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आप देख रहे हैं मेरी हमारी खास पेशकश बजट 2023। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। आज बजट पेश होगा सुबह 11 बजे संसद में पेश होगा साल का 2023-24 का बजट। साल 2023-24 का बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट। लोगों को बजट से आयकर में छूट समेत कई उम्मीदें हैं, तो कई उम्मीदों के साथ लगातार अब निगाहें लोगों की सिर्फ बजट की तरफ। क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा, हर कोई यही जानना चाहता है। किसान, युवा, बेरोजगारों को क्या मिलेगा उस पर भी सबकी निगाहें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी और वित्त मंत्री रहते हुए उनका ये 5वां बजट होगा। सुबह 11 बजे संसद में पेश होगा साल 2023-24 का ये आम बजट और इसको लेकर आम आदमी को काफी उम्मीदें इस बजट से बनी हुई हैं। तो बजट से आयकर में छूट समेत कई उम्मीदें हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। तो राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं निर्मला सीतारमण। और बजट को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं रविंद्र डुल, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं हमारे साथ मनोज गर्ग हमारे साथ, वो भी बने हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि इनकम टैक्स में राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, अब सबकी निगाहें इस तरफ हैं। युवाओं को क्या मिलेगा, बेरोजगारों के लिए क्या खास होगा, बजट से काफी उम्मीदें हैं। इसलिए सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज गर्ग जी, आप ही के पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इस बार खास हो सकता है, क्या आप देख पा रहे हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो ये मोदी सरकार का आखिरी बजट है। इसके बाद अंतरिम बजट आता है, पर कोई भी यदि घोषणाएं करना है तो इस फुल बजट में ही डिक्लेयर होती है। हम ये सबसे पहले समझते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि जो लास्ट परिवर्तन हुआ था वो 2014 में हुआ था। उसके बाद 5 लाख तक एक छूट दे दी गई थी। 5 लाख से ऊपर किसी की इनकम है तो उसका पूरा टैक्स देना पड़ता। तो हम ये सोचते हैं कि अब यार इनकम टैक्स स्लैब में कुछ चेंज होगा। दूसरा, एटीसी भी हमारी लास्ट टाइम 1.5 लाख रुपए 2014 में हुई थी। आज 2022 में बैठे हैं और कोई भी उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है पिछले 7-8 सालों में, तो शायद उसमें भी हम कुछ देखने को मिल सकते हैं। तीसरा, हमारे जो सैलरीड क्लास पर्सन है उनको 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट मिलती है। उसमें भी थोड़ा बहुत हम 50 से 75 या 70 के आसपास हम कुछ दे सकते हैं कि उसमें बढ़े। पर हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा। हमारा जो मोदी सरकार का पहले भी टारगेट था कि इंटरप्ट करते हुए एक सवाल और ऐड कर देता हूं इसमें, क्योंकि कोरोना से हम गुजरे हैं। 2 साल तक हमने कोरोना की मार झेली है। ऐसे में उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं लोगों को, तो लेकिन दिक्कतें सरकार के लिए भी हैं, उनके सामने भी चुनौतियां हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? जो अभी आर्थिक सर्वे हुआ उसमें 6.5% की ग्रोथ दिखाई दी है। हालांकि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट हम ही ग्रोथ कर रहे हैं, बट जो पिछली बार हमारा जो बजट था 40 लाख करोड़ के आसपास था, अब की बार उसमें 2 से 3 लाख करोड़ तक बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। बहुत ज्यादा तो है नहीं, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि क्या है कि आज भी अब यदि इनकम टैक्स का देखें तो 140 करोड़ हम होने जा रहे हैं, जिसमें से मात्र 7 करोड़ लोग ही अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। और ऊपर से तो मैं नहीं कह रहा इनकम टैक्स का, मतलब उनकी रिपोर्ट आई थी कि 7 करोड़ लोग ही आईटीआर फाइल करते हैं। 7 करोड़ में से भी जो टैक्स देते हैं ओनली मात्र 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं। तो आप समझिए 1.5 करोड़ लोग कहीं ना कहीं 140 करोड़ लोगों को फीड कर रहे हैं। मैं तो इस तरह कहना चाहूंगा, क्योंकि कहीं जीएसटी क्या होता है, जीएसटी में तो एक छोटे से छोटा आदमी से लेके बड़े से बड़े आदमी तक जीएसटी देता है, पर इनकम टैक्स में देखें तो 1.5 करोड़ लोग ही अभी तक इनकम टैक्स दे पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उसको कवरेज को बढ़ाएंगे, ना कि वो मतलब इस पे ध्यान देंगे कि हमारा कुछ कम हो या बहुत लोग लुभावन हो। ठीक है, 1.5 करोड़ लोगों का जिक्र और 140 करोड़ लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं। और रविंद्र जी हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? और ये इस सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट है, फाइनल बजट है, इससे आप क्या सोच रहे हैं विपक्ष के तौर पर? क्या आप देख पा रहे हैं बजट में क्या होना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर मोदी सरकार का आखिरी बजट है। अंतरिम बजट तो अगला तो आएगा ही। तो यहाँ पर जो है
सरकार की तरफ से भी बहुत, यदि मैं पॉलिटिकल इशू के ऊपर भी मान करके चलूँ तो अक्सर जो है सरकार, रूलिंग गवर्नमेंट ऐसे बजट को थोड़ा लुक्रेटिव और बढ़िया बनाने का प्रयास करती है। अब इनसे आशाएं तो हैं कि भी लुक्रेटिव बनाएं, अच्छा बनाएं, ताकि जनता को कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिले, क्योंकि जनता को बहुत ज्यादा जरूरत है रिलीफ की आज के दिन में। चाहे अब जीएसटी के अंदर भी रेट्स, स्लैब्स के अंदर रिलीफ की भी, और उसके अलावा जो है इनकम टैक्स रेट के अंदर भी, स्लैब्स के अंदर रिलीफ की भी जनता को बहुत ज्यादा जरूरत है आज के दिन में। इसका कारण ये है कि पिछली बार इनकम टैक्स के जो है स्लैब्स को रिवाइज इनके द्वारा नहीं किया गया था, नया प्लेटफॉर्म वैसे ही ले आए हैं वो वैसे ही जनता को कंफ्यूज करने का काम कर रहा है। जहां तक बात है डायरेक्ट टैक्सेशन की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर भी जो है, चाहे जीएसटी का कंपोनेंट है, चाहे एक्साइज का कंपोनेंट है, मान करके चलिए, जो इसका एक्साइज तो चलो स्टेट का विषय हो गया, लेकिन जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि थोड़ा कम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि जो है इंडस्ट्रीज को थोड़ा बेनिफिट मिले। रविंद्र जी चूंकि इस वक्त एक ब्रेकिंग आ रही है, वो उस पर बात कर लेते हैं और मनु जी बेहतर उसका जवाब देंगे। मनु जी, शेयर मार्केट में उछाल देखा जा रहा है बजट से पहले। देखिए, ये शेयर मार्केट इसके पीछे चलती है कि क्या बाजार के सेंटीमेंट है। अभी फिलहाल सबको पता है कि थोड़ा बहुत कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि चुनावी साल में हम बैठे हुए हैं, अगले 1 साल बाद चुनाव है, तो हम जो सेंसेक्स है हम उसके पीछे नहीं चलते हैं। सेंसेक्स क्या होता है, एक सेंटीमेंट के पीछे चलता है कि हमें कुछ मिलेगा, ऊपर से जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर कोई कटौती नहीं होगी, और जो हमारा कैपिटल गेन टैक्सेशन है उस पर कुछ नहीं होगा, इसमें सेंसेक्स तो इसलिए थोड़ा चढ़ता है। सेंसेक्स 60,000 के पार जा रहा है मनु जी। होता ही है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटीमेंट है कि कुछ 400 से ज्यादा अंकों की उछाल इस वक्त देखी जा रही। जी जी जी, वो ये एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि सेंसेक्स बढ़ेगा, पर जैसे जैसे बजट आएगा यदि उसमें कुछ नहीं आया तो हम डाउनफॉल भी देख सकते हैं उसमें। तो जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस हैं अब लोगों की, उस पर हम बात कर लेते हैं। रविंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। रविंद्र जी, उम्मीदें लोगों को बहुत हैं और रोजगार के बेहतर मौके मिलने की उम्मीदें भी हैं, और तमाम ऐसी उम्मीदें, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, हर किसी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इसलिए भी क्योंकि 2 साल तक कोरोना की मार झेली, इसलिए भी कि हालात बहुत खराब हैं लोगों के, और इसीलिए अब इस बजट पर सभी की निगाहें हैं। निश्चित तौर पर निगाहें हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ, अगर मैं लुक्रेटिव वाले इंडेक्स को भी मान करके चलूँ तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के लिए लोक लुभावन एक बजट लेकर के आए, उसका एक्चुअल बेनिफिट लोगों को मिले। क्योंकि इस समय पर जितनी इनकी जरूरत है राहत की, मुझे नहीं लगता कि पिछले कई सालों के अंदर इस प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कोविड के कारण बहुत भारी नुकसान हुआ है, चाहे एम्प्लॉयमेंट के मामले में हो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी है, उसके अलावा जो है आपका व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, किसानों को बहुत नुकसान हुआ। तो जो है बड़े कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, अदानी जैसे को छोड़ करके जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्मॉल इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्रीज है, इनको भी बहुत ज्यादा नुकसान कोविड की वजह से हुआ है, उनके रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हुआ है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू इंडस्ट्रीज जैसे कि मेडिकल जैसी, जो उस समय पर फ्लोरिश कर रही थी एज ए टेम्परेरी, जिसको मैं कहता हूँ। तो उनके अलावा किसी भी इंडस्ट्री को कुछ मिला नहीं है, तो उनके लिए रिकवरी का साल है। तो इस साल यदि रिकवरी ठीक से कर लेते हैं बजट के कारण या बजट के अंदर आने वाली किसी घोषणा के कारण, तो मैं कहता हूं कि आम जनता के लिए बहुत बेनिफिट की चीज होगी और उसका विपक्ष स्वागत भी करेगा। यदि कोई इस प्रकार की चीजें लेकर के आती है सरकार, जिससे कि आम जनता का बेनिफिट हो, तो उसका विपक्ष भी पूरी तरह से स्वागत करेगा, उसका अभिनंदन करेगा। इसमें कोई दो राय किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी जो है समझते हुए और चीजों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो टैक्सेशन का स्लैब्स हो, चाहे वो जीएसटी के स्लैब्स हो, चाहे फिर किसानों के लिए और मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए कोई जो विशेष योजनाओं की बात हो। इस प्रकार की चीजें सरकार लेकर के आए तो उसका आम जनता को डेफिनेट बेनिफिट मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, चलिए, आम जनता को उसका फायदा मिलेगा अगर बेहतर होगा तो। अब इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मनोज गर्ग जी, जिस तरह से जीएसटी को लेकर कारोबारियों की उम्मीद है कि उसको और आसान बनाया जाए, इसको और कम किया जाए, किसी तरह से और सरल किया जाए, और कारोबारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे देश में, इसलिए तो आप क्या देखते हैं, क्या जीएसटी और आसान होनी चाहिए, जीएसटी में कुछ और बदलाव होने चाहिए, क्या उसकी छूट, उसमें और कुछ छूट मिलनी चाहिए कारोबारियों को? देखिए, ये तो कंसर्न जीएसटी काउंसिल का है। हमारा हर महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है हमारे देश में, सारे स्टेट के वित्त मंत्री भी होते हैं उसमें,
तो अकॉर्डिंगली उसको सिंप्लीफाइड किया जा रहा है। पर अभी जीएसटी आए हुए 3-4 साल हुए हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं कि एक साथ झटके में कुछ सिंप्लीफाइड हो जाए। तो ये रूटीन का काम है, थोड़ा थोड़ा ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा आने वाले टाइम में। हाँ, व्यापारी लोग काफ़ी तरसते हैं, उसमें बहुत टेक्निकल ग्लिच भी आती है कभी कभी जीएसटी में, तो उसको भी ध्यान में रख के उस पर आगे अमल किया जा रहा है। पर इस बजट में मैं नहीं सोचता कि जीएसटी के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ आएगा। मनु जी, बार बार आप जोर दे रहे थे कि 1.5 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो बीट कर रहे हैं 140 करोड़ लोगों को, तो वो समझाइए थोड़ा, क्या मतलब कहना चाह रहे थे, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो समझें उस चीज को। देखिए, सबसे पहले तो देखिए हम 140 करोड़ जनसंख्या है जी। अब उसमें से देखिए कि इनकम टैक्स आईटीआर रिटर्न कौन फाइल करता है, मात्र 7 करोड़ लोग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे कह रहा है, उनका रिकॉर्ड उन्होंने आया है कि 31 दिसंबर तक 7 करोड़ लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल करी है। तो आप समझिए 5% लोग तो आईटीआर फाइल करते हैं। अब उसमें से भी टैक्स कितना देते हैं? टैक्स देते हैं 1.5 करोड़ लोग, मतलब बाकी 4.5 करोड़ के आईटीआर, जो 4.5 लोग आईटीआर फाइल करते हैं, वो तो नील टैक्स की फाइल करते हैं। तो हम 1.5 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स पे कर रहे हैं 140 करोड़ में। तो आप परसेंटेज देखें तो 1% के आसपास हमारा जो टैक्स देने वाले लोग हैं, तो वो ले, तो मैं कह रहा हूँ कि 1.5 करोड़ लोग हम यदि टैक्स देंगे 140 करोड़ में और उनके कंधों पे सारा भार डाल देंगे, तो वो भी कहाँ तक सहेंगे। तो मेरा मानना है कि कुछ ही लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए। एक इनकम टैक्स की अम्ब्रेला के अंदर सभी लोग आए और बहुत ज्यादा लोग थोड़ा थोड़ा टैक्स दें, तो जब भी कुछ उसमें हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, जब भी आम लोगों को की भागीदारी हर किसी सिस्टम में आएगी, ना कि हम हमेशा आज उसमें से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि 1.5 करोड़ लोग में से 2/3 लोग ही जो हमारा 15 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू आता है, वो 2/3 लोग ही फाइल करने, मतलब 1 करोड़ लोग ही हमारा पूरा डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन दे रहे हैं। तो थोड़ा उस पर भी ध्यान देने वाली बात है। आज न्यू टैक्स रिजीम लिया है, ये मात्र 5 लाख लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है अभी तक, मतलब 7 करोड़ लोगों में मात्र 5 लाख लोग हैं। तो वो भी आप देखो कि वो भी कोई हिट योजना नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में कोई जाना नहीं चाहता। एटीसी को नहीं मिल रही है, उसमें इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलती है, उसमें होम लोन की छूट नहीं मिलती है। तो एक तरह का वो स्कीम वो हिट नहीं है गवर्नमेंट की। तो ये कि ओल्ड स्कीम में ही कुछ वो अपग्रेड करें ताकि लोगों को कुछ फायदा मिले। तो 2014 के बाद कोई चेंज नहीं आया है, हमारा ना एटीसी बढ़ी है। चलिए ठीक है, और ओल्ड स्कीम में ही कुछ अपग्रेड करें और अपडेट करें तो वो बेहतर लोगों को फायदा होगा। जिस तरीके से मनोज गर्ग जी, हम ये चर्चा लगातार चूंकि इसलिए कर रहे हैं कि आज बेहद ख़ास दिन है और 140 करोड़ देशवासियों के लिए बेहद अहम दिन इसीलिए है कि बजट पेश होना है और बजट पर हम सब लगातार चर्चा कर रहे हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है और इससे उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि जाते जाते बहुत कुछ कार्यकाल अगला शुरू होगा, लेकिन दूसरे कार्यकाल में क्या अंतिम बजट में बहुत ज़्यादा उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि महंगाई का मुद्दा गरमाता रहा। महंगाई कैसे कम होगी, महंगाई में क्या खास हो सकता है इस बजट में, क्योंकि महंगाई को लेकर विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाया था। रविंद्र ढुल जी से भी इस पर प्रतिक्रिया चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि क्या महंगाई को लेकर कुछ खास इस बजट में हो सकता है। देखिए, क्रूड ऑयल पे हम देखने को मिल सकता है, क्रूड ऑयल पे कुछ एक्साइज ड्यूटी हमारी कम हो, क्योंकि क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट आप समझो $80 के आसपास चल रहा है। यदि हमारा इसी रेट के आसपास रहेगा तो हमारा कुछ क्रूड ऑयल में हम एक्साइज थोड़ा कम देख सकते हैं, जिससे हमारी महंगाई ओवरऑल कम होगी। बाकी इसके अलावा कुछ इनकम टैक्स में कुछ मतलब एक फंड हम फ्लो कर सकते हैं कि इनकम टैक्स में कुछ छूट देके, ताकि लोगों के पास फाइनल पॉकेट में कुछ बचे पैसा, ताकि वो खर्च करेंगे तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उसके बाद हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक पूरा साइकिल होता है, पूरा चक्र घूमता है। यदि कोई पैसा यदि किसी मेरे पास पॉकेट में 10 रुपए एक्स्ट्रा बचते हैं तो मैं 10 रुपए का तो इन्वेस्ट करूंगा या खर्च करूंगा। इन्वेस्ट करने में मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या नहीं, तो फिर मैं खर्च करूंगा, तो हमारा जो सामने डिमांड पैदा होगी, डिमांड होगी तो मेरी आप समझिए कि लोगों को रोजगार मिलेंगे। तो एक पूरा साइकिल है जो मोदी सरकार अच्छे से समझती है। और दूसरा, ये बहुत ज्यादा लोक लुभावन बजट नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी अक्सर आए दिन दूसरे यदि कोई कांग्रेस किसी स्टेट में देती है तो वहाँ ये कह देती है कि रेवड़ी बजट है। तो मेरे हिसाब से रेवड़ियाँ ये नहीं बांटेंगे, बैलेंस बजट देंगे, कुछ लेंगे। ठीक है, रविंद्र जी आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगा। महंगाई का मुद्दा
कांग्रेस ने भी लगातार उठाया। महंगाई को लेकर आम इंसान भी अब उम्मीदें कर रहा है इस बजट से। तो महंगाई को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए बजट में महंगाई को कम करने के लिए? देखिए, बजट के अंदर अगर मैं कहता हूँ कि महंगाई को कम करने के लिए कुछ बेसिक इंडेक्स होते हैं, वो यही है कि आपको कमर्शियल जो गुड्स को लेवी करने के लिए जो है डीजल का इस्तेमाल होता है ज्यादातर, तो डीजल के ऊपर से टैक्सेशन को थोड़ा सा स्ट्रक्चर को जो है थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, ताकि जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ी सी कम हो। तो उसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर मैंने छूट की बात की थी, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा महंगाई के ऊपर। तो महंगाई के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत ये है कि भी एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो, और दूसरी चीज जो है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम, और तीसरी चीज जो है जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाए, थोड़ा सा उसको बेहतर बनाया जाए, आम जनता के लिए रीच के अंदर लेकर के आया जाए। क्योंकि कई जगह पे अनरीजनेबली बहुत ज्यादा हाई जीएसटी है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर देखिए पार्ट्स के अंदर अलग से जीएसटी लगती है, और पूरे कंपोनेंट के अंदर जो है पूरा जब गाड़ी बन करके आ जाती है उसके ऊपर अलग टैक्सेशन, डबल ट्रिपल टैक्सेशन तक का भी स्ट्रक्चर है। हालांकि उसके अंदर उसको अल्टीमेट जो भार पड़ता है वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं मानता हूँ कि गलत तरीके से रेगुलेट करने के कारण भी महंगाई बढ़ाती है। तो सरकार को चाहिए उन चीजों को ठीक करने का प्रयास करे, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था, मैं मानता हूं कि हालांकि मनोज जी ने बिल्कुल जायज बात कही है कि भाई कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ लोग जो है डायरेक्ट टैक्स के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर फीड कर रहे हैं, बट इनडायरेक्ट टैक्स है जो मेजर कंट्रीब्यूटर है इस देश की, जो है आपकी, मैं कहता हूँ कि जो स्ट्रक्चर का जिसके कारण से ये देश चल रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन को भी थोड़ा सा इस प्रकार से बेहतर बनाना चाहिए कि एक तो टैक्स की रीच बढ़े, और दूसरी चीज ये है आम जनता के ऊपर भार उसका कम पड़े, क्योंकि डायरेक्ट से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स जो है ज्यादा हिट करता है कंज्यूमर को, क्योंकि कंज्यूमर को वो पे करना ही करना पड़ता है, डेली बेसिस पे करना पड़ता है। दूध खरीदेंगे तो देंगे, सब्जी खरीदेंगे तो देंगे, हर चीज पे वो देते हैं टैक्स। तो कंज्यूमर आर ऑलरेडी पेइंग टैक्स। तो ये कहना तो मैं कहता हूं कि गलत हो जाता है कि भाई कंज्यूमर, आम जनता जो फीड नहीं कर रहे हैं सरकार को, देश को चलाने में जो है व्यक्ति, हर नागरिक अपना योगदान दे रहा है, कोई डायरेक्ट से दे रहा है, कोई इनडायरेक्ट से दे रहा है। हाँ, डायरेक्ट टैक्सेशन के रिजीम को थोड़ा सा रिलैक्स करके उसका दायरा बढ़ाया जाए, ये बात बिल्कुल मनोज जी की बिल्कुल जायज है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा आप रिलैक्स करेंगे तो नेचुरल सी बात है अधिक लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा डायरेक्ट टैक्स भरने का। तो ऐसे में जो है थोड़ा सा दायरा उसका बढ़ेगा, दायरा बढ़ने के साथ में लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ती है, लोगों की सेविंग की आदत भी थोड़ी सी बदलाव होती है। तो बहुत सारी चीजें अब सेविंग के अंदर, अब देखिए हम कहते हैं कि जनता, इस देश ने मंदी को हमेशा इसलिए झेला है कि इस देश के अंदर सेविंग की आदत यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा है, तो उसको कहीं ना कहीं हिट करने का प्रयास किया गया है। बैंकिंग स्ट्रक्चर में जिस प्रकार के चार्जेस अनरीजनेबल लगाए गए हैं, उसको देखिए आप, मिनिमम बैलेंस के चार्जेस, टैक्स के विड्रॉल के आपने मनी के विड्रॉल के एटीएम से चार्जेस, जबकि ये जग जाहिर चीज है कि एटीएम जैसी चीजें बनने के कारण से जो है वहां पर जो है ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी हो गई है बैंक्स के अंदर, उनको जरूरत नहीं है एम्प्लॉयज की। तो ऐसे में बैंक्स को एटीएम से बेसिकली बेनिफिट हो रहा है। अब बेनिफिट होने के बाद में आपने उनके ऊपर चार्जेस भी लगा दिए। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं जो है आम जनता को लगातार हिट करती है, हर चीज के ऊपर चार्जेस, यूपीआई की पेमेंट पे चार्जेस, कौन सी चीज ऐसी है जिसके ऊपर सरकार आपसे चार्जेस नहीं ले रही है? तो बहुत सी चीजें हैं जिनको सरकार को कम करना चाहिए, ताकि सेविंग की आदत भी थोड़ी सी और बढ़े, और स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए बट नेचुरल सी बात है कि जीएसटी के स्ट्रक्चर को थोड़ा रेगुलेट किया जाएगा, तभी तो लोग उसको खरीद पाएंगे। तो महंगाई को कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर हैं, इनको डेफिनेट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अब देखना ये होगा कि उम्मीदों पर कितना सटीक बैठता है बजट, ये सबसे अहम होगा। मनोज गर्ग जी, सबसे पहले जिस तरह से लगातार आपने देखा होगा मोदी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कहा स्वदेशी होनी चाहिए चीज़ें, स्वदेशी चीज़ों, लोकल फॉर वोकल भी आपने सुना होगा। तो जिस तरह से अब जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या छोटे कारोबारी हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं, उनके लिए इस बजट में क्या होना चाहिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप बताइए। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं एमएसएमईज की बात कर रहे हैं, क्योंकि एमएसएमईज हमारे देश में उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है जी। तो एमएसएमईज की एक्सपेक्टेशन है, ये मैं मान रहा हूँ कि कुछ ना कुछ उनको फंड का फ्लो कैसे हो, उनको चाहे कटौती तक करें ब्याज में, या उनको कुछ एक जो मुद्रा योजना है उसका दायरा थोड़ा बढ़ाया जाए,
या हमारा CGTMS की स्कीम जो अभी 2 करोड़ तक लोन मिलता है विदाउट कोलेटरल, उसको थोड़ा दिया जाए ताकि हमारे में प्रोडक्शन बढ़े। क्योंकि मोदी जी बार बार मेक इन इंडिया की बात तो करते हैं, पर नीचे आते 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 पता चलता है कि MSMEs को बहुत दिक्कतें हैं, चाहे GST से रिलेटेड हो, चाहे सिंप्लीफाइड टैक्स की रिलेटेड हो, चाहे अपने फाइनेंस से रिलेटेड हो। तो MSME की अपनी कुछ मतलब कह लो कि कमियां भी होती हैं कि वो एक दायरे से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको भी टारगेट करेगी, उनको भी एक अच्छा एक फंड रिलीज करने की उम्मीद है। बिल्कुल MSME में बेहतर होना चाहिए और इन लोगों के लिए ख़ास तौर से जो मैन्युफैक्चरिंग और जो छोटे कारोबारी हैं या फिर उनको लोन जिस तरह से लिया जाता है, MSME में भी लोन का जो प्रोसेस है उसमें भी छूट मिलनी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि उनको ज़्यादा ब्याज दरों पर लोन लेना पड़ता है या फिर दिक्कतें होती हैं। मनुज जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? जी हाँ, जी जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से यही उम्मीद है कि हमें सस्ते ब्याज पे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे हमें पैसा मिले, ताकि हमारे पास फंड आए, या तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करें या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करें। जब तक MSMEs के पास पैसा नहीं आएगा तो वो रोजगार कैसे उत्पन्न होंगे? यदि एक आम आदमी सीधे MNCs में जॉब नहीं करता, वो पहले MSME के थ्रू रूट होता है। तो MSME एक बहुत बड़ा रोजगार का एक जरिया है। तो गवर्नमेंट ने उसको टारगेट कर रखा है। चाहे हमने 1-2 साल पहले भी देखा था कि MSME की जो बेसिक डेफिनेशन थी उसको रिवाइज कर दी गई है। अब 250 करोड़ तक का बंदा MSME में आता है। हालांकि हमारे देश में आज भी माइक्रो यूनिट, MSME में स्मॉल, मीडियम और माइक्रो तीनों आते हैं। तो 95% अब भी माइक्रो ही है हमारे देश में। तो उस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और कहीं हम सोच के चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनको भी, MSMEs को भी रिलीफ मिलेगा, चाहे टैक्सेशन में हो, चाहे कुछ फंड फ्लो में हो। ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। रविंद्र जी, आप बने रहिए। और यहाँ जिस तरह से एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और वापस लौट रहे हैं।